अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। एक और बड़ी गिरफ्तारी आज अमल में लाई गई है। चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल एंटी करप्शन की जानिब से उनको हिरासत में लिया गया है और उन पर करप्शन और इख्तियारात में तजावुज का इल्जाम है। अब देखना यह है कि ये गिरफ्तारी इसका आगे क्या सिनेरियो डेवलप होता है। हमारे जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर नाजिर महमूद साहब, जाहिद कशकोरी और असद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये एक और बड़ी गिरफ्तारी, कई बार छापे मारे गए, परवेज इलाही गिरफ्तार नहीं हो सके। आज बिलाखिर उनकी गाड़ी के शीशा तोड़कर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर उन्होंने दरवाजा खुद खोला और उनको अरेस्ट किया गया। कितनी बड़ी गिरफ्तारी देख रहे हैं हालात को देखते हुए? देखें, ये तो होना ही था और कई दिन से वो छुपते फिर थे। आपको याद है, गुजरात में भी घर में गए हैं। और अगर ऐसी बेल कैंसिल हो गई थी तो मुझे समझ नहीं आता छुपने की इस लेवल के ऊपर क्या ज़रूरत है। आप जाके पेश हों और जो अपनी सफाई में करें, उसके बाद आपको बेल मिलेगी, देन कीप फाइटिंग योर केस। बट मेरा हमेशा एक इतराज़ होता है कि जब आप इस तरह अरेस्ट करते हैं एक 75 ईयर्स ओल्ड मैन, आप उसको धक्के देते हुए, खींचते हुए कि ही माइट फेल सिक या उसको काट की प्रॉब्लम इज ऑलरेडी, वो नहीं हमें ज़रूरत करने की होती है। आप पकड़ के बिल्कुल ले जाएं, लेकिन धक्के देते हुए 50 लोग ऐसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा टेररिस्ट आप पकड़ के ले जा रहे हैं, ये वी शुड अवॉइड इट। ये मैं हमेशा इस बात की तनकीद करता हूँ, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इशू ये है कि ये भी अब जाहिर है कि पीटीए के एक बहुत बड़े पंजाब के एक सेंट्रल प्रेसिडेंट थे, तो उनको अरेस्ट हुआ है और उन्होंने कहा था जी मैं साथ दूंगा। फिर उसके बाद उनके भी केसेस भी थे। केसेस को फेस करें, आपके पास छुपने की इस लेवल पे ज़रूरत नहीं होती है और अननेसेसरी इसको आप हाईलाइट करते हैं, ज़्यादा शोर मचता है। आप अदालत में बेल कैंसिल किए, अरेस्ट हो जाएं, एंड देन क्या होगा, आपके साथ पूछगिछ करेंगे, उसके बाद आपको जो है वो आपको जो जेल कस्टडी कर देंगे, वहाँ से बेल ले लें और उसके बाद आप अपना केस लड़ते रहें। लेकिन ये ज़रूरत नहीं होती है। आई थिंक ये इनको पंजाब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक तो अरेस्ट करते हुए दे टू पे रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन हु इज बीइंग सस्पेक्टेड, जब तक वो इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, इतना आसान है क्या? क्योंकि आजकल सिर्फ बेल नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, वो तो फिर करेगा, वो तो अपनी मर्जी है। बिकॉज देखें, जब इतने बैगेज होते हैं, जब इतना ज़्यादा उनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस होते हैं और आपके पास पूरी फाइल होती है स्पेशल ब्रांच के पास, आईबी के पास, एफआईए के पास, तो ज़ाहिर देन दे डिसाइड कि आइदर टू परसू विद दिस और अपने बदनामी बचाने के लिए भी कुछ ये इनके पास ऑप्शन होती हैं। लेकिन लीडर्स वही होते हैं जो खड़े होते हैं और फेस करते हैं चीज़ों को। अगर गलत काम किया है तो गलत फेस करें, नहीं किया इवन देन फेस इट। बट इस तरीके से आप इमीडिएटली ब्रेक हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी परवेज इलाही साहब का भी यही होगा कुछ अरसे के बाद, जब इनको सब डिटेल पता चलेगी, आई एम फुली ट्रैप्ड, आई कांट एस्केप, तो ही माइट चेंज हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड माइट से जी नहीं मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये वट एवर इज डूइंग इट। बट ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है काम और वही ये कर रहे हैं, दैट वी मस्ट नो। और बदनामी खाम खा के डाल देते हैं जी, ये इदारे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जमहूरियत है, फेडरल गवर्नमेंट है, आपकी पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट है, विच इज बिहेविंग लाइक एक्चुअल पंजाब गवर्नमेंट। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको टारगेट करें, डोंट टारगेट अपने अननेसेसरी। यही आपके पीडीए लीडरशिप ने भी यही किया, अननेसेसरी एक बेग नैरेटिव बिल्ड करते गए खिलाफ और जाके 9 मई को किया तो क्या हासिल वसूल हुआ? यू लॉस्ट योर इनिशिएटिव। और पीएमएलएन तो बहुत खुश है, उनका तो बड़ा आसान काम हो गया। और रोज़ाना देख लें, वो बैठे हुए टीवी पे ऐसे बोल रहे थे बहुत बड़े कारनामे किए, एक भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते हैं, सिवाय ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, हमने कर दिया, अलकादर आ गया। भाई आप अपना बताएं व्हाट यू आर डूइंग, अवाम के लिए क्या करने जा रहे हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही है। असद महमूद साहब, किस तरह से देखते हैं चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी को? जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की है कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक तरीके से भी उनको बाइज्जत तरीके से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उनकी एज को देखते हुए हर कोई फवाद चौधरी नहीं है जो दौड़ लगा दे और भाग जाए, एक तरीके से गिरफ्तार कर लेते, अरेस्ट ही करना था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बाइज़्ज़त लोग होते हैं ना, वही बाइज़्ज़त लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से गिरफ़्तार करते हैं। मेरा ख्याल है इसका तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि हाँ ये क्या सिचुएशन है। देखें, बात ये है कि इट्स द फेडरल गवर्नमेंट और स्पेशली पंजाब की जो इस वक्त इंटरम गवर्नमेंट है। इंटरम गवर्नमेंट, हम कभी कहते थे कि नहीं यार ये तो आए 90 दिन के इलेक्शन कराने के लिए। नो वन कैन से कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मुल्क के अंदर किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर ये एग्जिस्ट करता तो सिचुएशन ये ना होती जो इस वक्त पाकिस्तान की है। यानी आप ये सोचें कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो इलेक्शन कराने के लिए आई है, जिसने इलेक्शन की तैयारियां करनी हैं, वो उसने पसे पुष्ट डाल के उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये 13 पार्टियां हैं, क्योंकि हम नॉर्मली होता है नून लीग को बेसिकली लेकर आते हैं बिकॉज दे आर इन द फेडरल गवर्नमेंट, इज द प्राइम मिनिस्टर। ये 13 की 13 पार्टियां जो हैं ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, और पीटीआई ने भी हिस्सा बकदर जुस्सा उसका साथ दिया, इसमें बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। एक नॉर्मली होता है आप इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या जो इन पार्टीज़ को लीड करते हैं, आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं इन्होंने बड़ा अरसा सियासत के अंदर गुजारा है, और नॉर्मली ये भी कंसिडर किया जाता है कि इनके जो अंगूठा है वो आवाम की नब्ज़ों के ऊपर है, बट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं हैं। चाहे आप पीपल्स पार्टी को लें, नून को लें, पीटीआई को लें, इसके बाद आप फजल रहमान की तरफ चले जाएँ, एमकेएम का तो तस्करा क्या करना, या फिर मैंगल ग्रुप का, या फिर कुछ और स्प्लिंटर ग्रुप है जो कि एक्चुअली पीडीएम का हिस्सा हैं। तो ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये पूरी की पूरी कुव्वत जो स्टेट की है ना, उसके अंदर इनकी FBI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इटसेल्फ, पुलिस के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका कोई काम नहीं, दे नॉट कंसर्न अबाउट इट। आपको इंतकामी कार्रवाई लग रही है कि नहीं, इंतकामी कार्रवाई को तो साइड पे करें ना। आप देखें ना पिछले 13.5 महीने के अंदर जो तरीका कार इस आपने फेडरल गवर्नमेंट का देखा, ठीक है, इन पीडीएम के लोगों का देखा, मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था, परसों भी, कि 6-7 हज़ार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। मीडिया को उन्होंने टोटली, पूरे पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगता है कि इस जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने हाईजैक कर लिया हुआ है। आम आदमी की तो रसाई किसी तरह की है कोई नहीं, और आम आदमी को जो जिस तरह की मुश्किलें दरपेश हैं, डू वी रियली थिंक कि ये पीडीएम की हुकूमत या जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो सारे के सारे सबके सामने चीज़ें लेकर आ रहा है? चलें, सही। और दूसरी आखिरी मैं आपसे ये बताऊँ, नॉर्मली होता है कि जब कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, तो ये उसको यकीन होना चाहिए कि कल उसकी जगह भी उसी गड़े के अंदर आएगी। ये प्रॉब्ली जो नून है ना स्पेशली, और इवन पीपल्स पार्टी को भी आई से कि दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, ये किसी और दुनिया के अंदर रह रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करें इनकी आज किसी और पे वक्त है तो कल इन पे भी आना है। सही है रियासत साहब, आपका पॉइंट आ गया। किस तरीके से मुल्क को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? आपको लगता है तहरीक इंसाफ पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा, कोई फर्क पड़ेगा तहरीक इंसाफ को? चूंकि कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था परवेज इलाही ने, सदर बने थे, अब जैसे ही 9 मई का सानहा हुआ उसके बाद परवेज इलाही हमें कोई एक्टिव नजर नहीं आए हैं, ना सोशल मीडिया पर, ना उनके कोई बयानात आए, वो खामोश थे। तो तहरीक इंसाफ को वाकई कोई फर्क पड़ेगा इससे? बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की सियासत का बाप अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। उसकी 2-3 वजह हैं, क्योंकि ये जो गड्ढे इन्होंने खुद दूसरों के लिए खोदे थे, उन्हीं गड्ढों में ये खुद गिर रहे हैं। जिस सूरत हाल का ये सामना इस वक्त कर रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी इन्होंने खुद की, अपने लोगों को, और ज़्यादा काफ लीग या परवेज़ इलाही से ज़्यादा मैं खुद तहरीक इंसाफ को इसका इल्ज़ाम दूंगा कि अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी इनकी, अपोजिशन हटा नहीं रही थी। परवेज़ इलाही ज़ाहिर है वज़ीर आला बनने के हकदार नहीं थे, चंद इनकी 8-10 सीटें थीं, लेकिन इनको प्लेट में रखकर वज़ारत आला अदलिया के ज़रिए दी गई, वो इन्होंने ले ली। लेने के बाद पिछले जब से ये वज़ीर आला बने, इन्होंने मुतवातिर ऐसे फ़ैसले किए कि सिर्फ अपने हल्के को, अपने ज़िले को, गुजरात को फ़ायदा पहुँचाना है, या उसके आसपास के जो इलाके हैं उसको फ़ायदे पहुँचाने हैं। अरबों रुपए के इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो मंजूर करवाए। हमें याद है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट एहसन इकबाल ने नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बनाया था, उस पर उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उनको हाउंड किया गया, उनके पीछे 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगी रही, लेकिन इन्होंने उससे भी सबक नहीं सीखा, और आने के बाद परवेज़ इलाही मुसलसल अपने इलाके के लोगों को फेवर करते रहे। तो जाहिर है वो केसेस तो हैं। अब जब केसेस बन जाते हैं, आपके पास तारीख़ में ये रहा है कि किसी के ख़िलाफ़ भी केस हो, अगर मेरे पास भी होगा तो जी मुझे पेश होना है। ये रियासत की रिट होती है, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन अगर केस बनता है तो आपको पेश होना है। लेकिन इन लोगों का वतीरा ये रहा है, तहरीक इंसाफ का भी और काफ लीग का भी, कि कुछ भी हो जाए हमें अदालत में पेश नहीं होना, ज़मानत अगर रिजेक्ट हो जाए जब भी पेश नहीं होना, हमें भागना है। जैसे वो फवाद चौधरी भाग रहे थे, इसी तरह ये भागने की कोशिश करते रहे। भाई आपको गिरफ्तार करने आए हैं, शरीफ आदमी अगर हैं, आप दावा करते हैं कि जी, तो आप जाकर अपनी तरीके से गिरफ्तारी दें।
आप उस सूरत हाल में क्यों अपने आप को डालते हैं कि आपको ज़बरदस्ती खींच कर गाड़ी में से निकाला जाए? आप अपनी उम्र देखें, अपनी सियासत का माजी देखें। इतना तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपको गिरफ्तार गिरफ्तार करने वाले उनको रखना चाहिए। जिस तरह से मतलब अगर कोई गिरफ्तारी नहीं दे रहा, कार में छुप कर बैठ गया है और उसको गिरफ्तार करने आए हैं, उसकी जमानत मुस्तरद हो चुकी है, गिरफ्तारी नहीं दे रहे, यही दूसरों का भी, इनके जितने साथी हैं हमने डॉक्टर साहब मिसाल देखी, अली मोहम्मद खान को भी हमने देखा है किस तरह से उनको कहा जाता है आप गाड़ी में बैठ जाएं और वो चुप करके जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो इस तरह अगर चुप करके बैठ जाए तो अच्छी बात है, तो नहीं बैठ रहे। देखिए जब गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, बहरहाल मतलब ये जो कुछ हो रहा है, देखें तरीके से होना चाहिए, ये बात मैं एग्री करता हूं कि तरीके से होना चाहिए, लेकिन उस तरीके पर जिस शख्स पर इल्ज़ाम है, अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं, अगर वारंट है, अगर मुझे पूछगछ के लिए बुलाया जा रहा है, मेरी जमानत मुस्तरद हो रही है तो मुझे पेश होना है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप रियासती इदारों के पास क्या ऑप्शन रह जाता है सिवाय इसके कि वो आपको पकड़, जब आपको पकड़ ही लिया है, जब गाड़ी को रोक ही लिया है, फिर आपने अरेस्ट करके ही ले जाना है, तो आराम से लेते हैं, कितना पॉइंट है। वैलिड केसेस हैं, इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, उसकी सजा इन्होंने भुगती है। ठीक है जी। जाहिद साहब, असद साहब मैं आपकी दायरे में दोबारा आती हूँ। जाहिद साहब, ये जो केसेस हैं परवेज इलाही पर, आप पहले तो ये बताएं कि एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया है, क्या उन पर करप्शन के चार्जेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं? देखें अनम, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने ही गिरफ्तार किया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि 3 अजला हैं पंजाब के, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, वहाँ पर इन्होंने कोई मुनीस इलाही के ख़िलाफ़ भी केस है। 9 अहम लोग हैं, मुल्ज़मान हैं जो नामज़द हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की, जो केस फाइल हुआ है। इल्ज़ाम ये है कि 12 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट दिए हैं, 2 अरब रुपए की मुबैना तौर पर किक बैक्स ली हैं इन प्रोजेक्ट्स में। और मैं आपको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का अगर बताऊं, उस्मान बुज़दार के दौर में 2020 में पाकिस्तान के 39 MPs थे और उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पहली दफ़ा, जिनका ये अदरवाइज़ डोमेन नहीं बनता, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन करना, ये सीधे सीधे नैब के केसेस बनते हैं जो सोर्स रिपोर्ट पर बेस करते हैं। और इतने ज़्यादा अरबों रुपए के केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं अरबों रुपए की किकबैक्स के, तो उनके ख़िलाफ़ ये पर्चा फाइल किया गया। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला की जो पूरी टीमें हैं एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की, उन्होंने काम शुरू किया, एविडेंसेस इकट्ठे करने की कोशिश की। जो थोड़े डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं, जो ख़बर हमने ब्रेक की थी थोड़ी देर पहले तो मैंने कंफर्मेशन ली एंटी करप्शन के डायरेक्टर जनरल से कि वाकई उन्होंने गिरफ़्तार किया है। जी बिल्कुल उन्होंने गिरफ़्तार किया है। जो तरीका था गिरफ़्तारी का, ज़ाहिर है पुलिस का हो या जिन भी इदारों का हो, उस पर कोई आपको बज़ाहिर नज़र यहीं आता है कि वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं गिरफ़्तारी का। लेकिन उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी थी और अरेस्ट वारंट उनके पास थे और उनके पास ये एविडेंस था कि ये वो तहकीकात हैं जो वो कर रहे हैं। अब मुनीस इलाही मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो चौधरी फैमिली है उनसे मौक़िफ़ मैंने भी लेने की कोशिश की है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि आपने देखा होगा कि हमें तंग किया जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ छोड़ दें। 3-4 दिन से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मेरी नज़र में मैं आपके इसी प्रोग्राम में 3-4 चीज़ें बता चुका हूँ जो आज उसी तरह से हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये कड़ा वक्त है और आने वाले दिनों में इमरान खान को इसका अंदाज़ा नहीं है, इससे बढ़ेगा। अभी आज सदर गिरफ़्तार हुए हैं, उनके हो सकता है शाह महमूद कुरैशी एक मेजर टारगेट हैं। वो जिस वक्त तक पार्टी के साथ खड़े हैं तो पार्टी किसी हद तक इंटैक्ट आपको नज़र आएगी, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़ जाते हैं तो फिर एक पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ये है 0.4% कन्विक्शन रेशियो है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त 4,500 से ज़ायद 10 मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हो रहे हैं, जिसमें कन्विक्शन रेशियो 1% से भी कम है और ये बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ और भी इंक्वायरीज़ हो रही हैं मुख्तलिफ फोरम पर, मुनीस इलाही के ख़िलाफ़ भी। तो ये पॉसिबिलिटी है कि मज़ीद केसेस सामने आएंगे और इसी FIR में और भी गिरफ्तारियां मुमकिन हैं। जो उन्होंने अभी गिरफ्तारी की है इससे पहले, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का यही होता है कि वो गवर्नमेंट के जो अफसरान होते हैं या मुलाजमीन होते हैं उनको ज़्यादा प्रोब करते हैं। तो ये एक ड्राइव है, आपको और भी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट
गिरफ्तारियां दिखाएगी। और भी गिरफ्तारियां हमें नजर आएंगी, लेकिन अभी जो ताजा मौकफ है मोने सराई, वो भी उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अभी भी हम तहरीक इंसाफ में हैं और रहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये देखें, मेरा पॉइंट ये है कि जो भी पॉलिटिशियन होते हैं ना, अगर तो इस एज ग्रुप में आगे कम से कम वी शुड इंश्योर कि नॉट माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन ऑल्सो शुड नॉट डू करप्शन। और अगर हैं तो फिर ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करें, उसके बाद आप जाके पेश करें। लेकिन खींच के ले जाना, जो एक इंसल्ट करना, दैट आई डोंट एग्री। नंबर 2, इस वक्त पंजाब में बहुत ही एक डिफिकल्ट और क्रिटिकल पोलिटिकल सिचुएशन हुई है। अगर हमें देखें कि PMLN की क्या परफॉर्मेंस है, वो पंजाब में क्या करेगी, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया है, फिर एक TLP भी है, उसके बाद ये आ गया PTA के रेमिनेंट्स आ जाएंगे अगर इसमें से बाकी लोग मेन पॉलिटिकल लीडरशिप निकल जाती है। पीपल्स पार्टी आ गई है इसके अंदर, PMLQ आ गई है। तो ये बहुत देखना ये है कि इस वक्त क्या सिचुएशन बनती है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, देखना ये है कि क्या सिचुएशन बन रही है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद इंतखाबात से कबल पीपल्स पार्टी की पंजाब में पोजीशन तब्दील होने लगी है। साबिक अराकीन असम्बली समेत सियासी रहनुमाओं ने 24 पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात में पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जहां पहले ही पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है। हमारा सवाल यह है कि क्या अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की पंजाब में वापसी हो रही है? इस पर बात करने के लिए पहले मैं जाऊंगी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता, पीपल्स पार्टी दोबारा से सर उठा रही है पंजाब में, क्या वो इसमें कामयाब हो सकेगी? कुछ कामयाबी मिलेगी, पूरी तौर पे तो मैं नहीं समझता कि पूरे पंजाब, क्योंकि पंजाब में जो इनकी सूरत हाल रही है वो खासी मायूसकुन थी। पिछले इलेक्शन में भी अगर हमने देखा या ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा तो इतनी कोई बड़ी कंसिडरेबल पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब में नहीं है। लेकिन ये बात हकीकत है कि पिछले चंद साल में इनकी सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। और अब ये जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर वापस आ रहे हैं, ज़ाहिर है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ तो आज़ाद उम्मीदवार पहले रहे हैं, कुछ पहले पीपल्स पार्टी में भी रहे हैं, और कुछ पहचान गए हैं कि जी अब तहरीक इंसाफ के साथ रहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वैसे भी एक मांगे तांगे की पार्टी थी। जिस तरह से बनाई गई वो भी हम सब जानते हैं, और जिस डायरेक्शन में उसको लेकर जाया जा रहा था वो भी एक बड़ा तबाहकुन रास्ता था। तो तहरीक इंसाफ के साथ रहना जो था वो ज़ाहिर है मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये अक्लमंदी का फैसला किया है कि उस तबाहकुन रास्ते से ये अलग हुए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की क़यादत को समझ नहीं आ रही थी, वो मुसलसल वही गलतियाँ दोहराए चले जा रहे थे। तो अब जो वहाँ के मकामी लीडर हैं, चाहे वो MPAs हों, साउथ पंजाब के हों या कहीं के भी हों, उनको एक सियासी रोल तो अदा करना है। अब सियासी रोल अदा करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि किसी भी मुल्क में दो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, एक सेंटर राइट होती है, एक सेंटर लेफ्ट होती है, बाकी छोटी मोटी पार्टीज होती हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि दोबारा से पाकिस्तान, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी कि पाकिस्तान 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, जिसमें 2 बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग उभर कर सामने आएंगी। नई पार्टी भी तो बन रही है, और नई पार्टी बनेगी, लेकिन उसका रोल छोटा होगा। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ही मुझे लगता है कि आगे एक बेहतर पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेंगी, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल थे, 2008 और 2018 का जो पीरियड है 10 साल का, वो बड़ा इंस्ट्रक्टिव है। यानी वो देखना चाहिए कि उसमें मईशत की हालत बेहतर हुई थी। पहली मरतबा जो है स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को दिया था, कोई ऐसा शोर हंगामा नहीं किया गया। तो वो 10 साल का जो पीरियड था वो ऐसा था, और जाहिर है उसमें क्रेडिट मैं किसी हद तक जनरल कियानी को भी दूंगा कि जिन्होंने इंश्योर किया था कि 2008 के और 2013 के इलेक्शन जो हैं वो निस्बतन बड़े पुरसुकून माहौल में और धांधली से पाक हुए, जिसका नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी जब हारी तो उन्होंने कोई शोर हंगामा नहीं किया, उन्होंने बहुत शराफत के साथ इख्तिदार नून लीग को दे दिया, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ था। तो ये जो डेवलपमेंट अभी इस वक्त हो रही है, पीपल्स पार्टी में लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और पीपल्स पार्टी आने वाले दौर में एक मजीद मुस्बत किरदार अदा करेगी पंजाब में भी। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पंजाब का जो वोटर है उसका माइंडसेट अलग है सिंध के वोटर से, तो क्या माइंडसेट के साथ वो वोट देने जाएगा? पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में सामने आती है, तो मजबूत होती है, तो क्या सोचकर वोट देगा? देखें, पीपल्स पार्टी को पहले सबसे पहले ये सोचेगा कि फेडरल गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी आने वाली है, अकॉर्डिंगली वो वोट करते हैं। वोटर भी बड़ा समझदार हो चुका है। देखें, पीपल्स पार्टी पंजाब में, आप सिंध में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बलोचिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सदर्न पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग है, KPK में भी उनका वोट बैंक है।
सो इट इज़ अ मेजर नेशनल पार्टी इस वक्त, और PMLN इज़ जस्ट अ रीजनल पार्टी। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है, बाकी पेरेंट्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इसलिए कि ये इनका कहीं और ना सिंध में वोट बैंक है, ना आपका वहाँ बलूचिस्तान में है, ना कि फ्रंटियर में है। थर्ड ये कि यहाँ पर पंजाब में डिवीजन कैसी होगी। यहाँ पर आपके सामने एक जहांगीर ग्रुप भी आ रहा है, फिर रेमिनेंट्स ऑफ PTI की जो भी लीड करेगा वो आ जाएगा, उसके बाद TLP भी एक पार्टी है, वो भी वोट बैंक खराब करेगी, PMLQ भी पार्टी है यहाँ पर, और पीपल्स पार्टी भी है अपार्ट PMLN। सो यहाँ पर जो तकरीबन मेरे ख्याल में कितने इनके वोट होते हैं, आई थिंक 371 के करीबन पंजाब की सीट सारी मिला के, जो इलेक्टेबल तो 297 है, बाकी फिर वो रिजर्व सीट आ जाती है। तो इनमें से देखना है कि पीपल्स के PMLN कितना लेती है, क्योंकि इनको डैमेज बहुत हुआ है पिछले दिनों में, और जो इन्होंने अभी 1.5 साल में परफॉर्मेंस जीरो दिखाई है, वो भी मेरे ख्याल में इनको डिस्क्रेडिट जाएगी। पीपल्स पर एक एडवांटेज ये कि उन्होंने कोई बैगेज नहीं लिया, सारा बैगेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इसलिए भी लोग इनसे डिसपॉइंट होंगे। तो आई फील के बड़ा डिफिकल्ट होगा। मे बी हंग पार्लियामेंट में PMLN माइट मेक अ पंजाब गवर्नमेंट ओनली, और पीपल्स पार्टी अलॉन्ग विद PMLQ और उसके बाद जहांगीर ग्रुप, अगर ये आ जाते हैं, इस तरह के जो ग्रुप आते हैं 3-4, दे माइट गो इन द फेडरल गवर्नमेंट। ये मेरी असेसमेंट है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है जाहिद साहब, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्विंस कर पाएगी वोटर को, घरों से बाहर निकलने के लिए वोट ले सकेगी, बड़ी जमात बन सकती है? देखिए, साबिक सदर इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, और पूरे पंजाब में बिलखसूस जो जनूबी पंजाब है वहाँ की जो टॉप लीडरशिप या इलेक्टेबल्स हैं उनसे वो राब्ते कर रहे हैं, मुलाकातें भी हुई हैं। लेकिन जो टॉप टियर है जनूबी पंजाब की, अभी तक वो किसी पार्टी को अपनी से नहीं दे रही, और ना वो देना चाहेगी। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जनूबी पंजाब की, वो बिल्कुल आखिरी 2 से 3 महीने में किसी को अपना से देते हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। तो इसलिए कहना, हम फिगर के साथ अगर इसको डिबेट और आर्गूमेंट में ले जाएं आपके क्वेश्चन को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त 40% मेंबर नेशनल असम्बली में 51 टोटल नंबर है, वो पार्टी छोड़ चुका है, और कुल मिला के 132 MP, जिसमें 46 MPA हैं पंजाब के, 64 MPs हैं, और 9 जो हैं वो KPK से हैं, 7 सिंध से हैं, 2 बलूचिस्तान से। तो PTI को एक खासा धचका लग चुका है, जो सारे लोग छोड़ गए हैं। अब उन्होंने डिसाइड करना है कि किस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन करना है, इसलिए साबिक सदर लाहौर में बैठे हुए हैं और वो मुलाकातें कर रहे हैं। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज्वाइन करेंगे। मेरी नज़र में अभी और एक पार्टी है, सारी नज़रें जहांगीर खान तरीन पर हैं, अलीम खान पर हैं, और कुछ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, जिस तरह से परवेज़ इलाही हो सकता है PMLQ में अगर वापस आएँ एक किसी स्टेज पर, तो 2 और पार्टीज़ एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर पंजाब में पहली दफ़ा देखी जा सकती। नई पार्टी जो कि तवक्को की जा रही है जल्द कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आए, क्योंकि जहांगीर खान जहाँ इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी बड़ी मुलाकातें कर चुके हैं, और फिर PMLQ जो है वो भी अपने मसल जो है वो फ्लेक्स कर रही है किसी हद तक, और हो सकता है अटक से या वो कुछ और सीटें लेने में कामयाब हो जाए। तो ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन गेन ग्राउंड ज़रूर कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनको 6 साबिक MPs ने और 2 साबिक MNAs ने दोबारा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है पिछले 1 हफ्ते में। एक मोमेंटम बन सकता है, इलेक्टेबल्स ज्वाइन कर रहे हैं। सही। असद महमूद साहब, क्या ये जो साबिक MPAs या MNAs अगर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो असल सवाल तो वोटर का है। क्या ये वोटर दोबारा से पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो पहले उन्होंने जिस टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, तो क्या वोटर उनको दोबारा किसी और पार्टी पर वोट देगा? एक तो देखें ना, सिंस हम अपने मुल्क के अंदर बैठे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यही सारा कुछ है। इन्होंने पिछले आलमोस्ट कोई 50-60 सालों से पूरे मुल्क को इन्होंने हॉस्टेज बनाया। आई एम टॉकिंग ऑफ द पीपल्स पार्टी और नून लीग की 2 पार्टियों की स्पेशली मैं आपसे बात करूं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप कभी मेरे से पूछें और इस सारी चीज़ों से ज़रा बाहर जाके देखें, तो आपको फील करेगा कि बाहर की दुनिया इज़ टोटली डिफरेंट, बाहर की पॉलिटिक्स इज़ टोटली डिफरेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली
इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पाकिस्तान को आगे ले जाने के बजाय 50 साल पीछे भेज दिया है। लगता तो सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि भाई देखो 24 लोग हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, भाई उनके घर पे तो मिठाई के टोकरे भेजे, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। वाई? बिकॉज वो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, वो बिक रहे हैं, दे आर ऑन सेल, दे आर ऑन शेल्फ। मेरा ख्याल है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नो दिस इज़ कि हम इनको इस तरीके से कंडेम करना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग। हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी की एंड वी से कि जी नहीं, ही इज़ द पर्सन कि जो वो सियासत के बादशाह हैं, ही नोज़ के करना क्या है। सियासत के बादशाह किस चीज़ पे? सरकारी ख़जाने पे, सिंध के ख़जाने पे, और जो कुछ पैसा पिछले 15 सालों पे मैं समझता हूँ कि सिंध के ऊपर खर्च हुआ। आप आई विश कि यू गो, आप और ज़्यादा दूर ना जाएं, आप कराची चले जाएं। What was Karachi in 70s, 80s and 90s and what is Karachi today? Ask those people who are living in Karachi, जो कि रह रहे हैं हैदराबाद के अंदर, इस पीपल्स पार्टी ने उनके साथ क्या किया है। चलो तो पंजाब में आ रही है पीपल्स पार्टी। नहीं, मैं अगली बात आप सर्च करो ना। अब तो जनूबी पंजाब का तो सच्ची बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। चाहे एजुकेशन की आप बात करें, चाहे वो सरदारी सिस्टम है, जो कुछ भी, ये सारे यूनियनिस्ट है ना, जिन्होंने कायदे आज़म को भी धोखा दिया था। अब उनकी औलादें जो हैं वो एक लिहाज से आगे आ गई हैं। मैं आपसे बताऊं, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो इस वक्त अनसर्टिनिटी चल रही है, जो पाकिस्तान के अंदर ये आपके पॉलिटिशियंस जो तबाही और बर्बादी विद द हेल्प ऑफ ये जितने भी डीसीज एसीज, ठीक है ना, ये इनके साथ वो लेकर आ रहे हैं। मैं हकीकत बताऊं, ना पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की कमी है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई एजुकेशन। अच्छा, वोटर देगा वोट पीपल्स पार्टी को पंजाब में। जल्दी से मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना। मैं एक थोड़ा सा तो मुझे अपना मैं एक आपसे जरूर अर्ज करूं, वोटर्स का माइंडसेट वो नहीं है 90s वाला और इवन 2010 वाला। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि जी 2008 से लेके 2018 का तो बड़ा आइडियल टाइम था। आई विश कि थोड़ा सा वो देखते कि 8 से लेके 13 तक पीपल्स पार्टी ने क्या किया इस मुल्क के साथ, 13 से लेके 18 तक नवाज शरीफ की पार्टी ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया इस मुल्क के साथ। 34 अरब डॉलर का कर्जा इन्होंने उठाया पीपल्स पार्टी ने 8 के अंदर, और उसको लेके चले गए 61 अरब डॉलर के ऊपर। नून लीग ने 61 अरब डॉलर का कर्जा था, वो उठा के 95-96 अरब डॉलर पे लेके चले गए। एंड देयर इज नोबडी टू आस्क हु हैज टू पे, वी पाकिस्तानी द टैक्स पेयर्स। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर्जा कहां पर है? मैं ये समझता हूं वी हैव टू एजुकेट द पाकिस्तानीज, आम पाकिस्तानी जिसने वोट देना है, ये दोनों पार्टियों से किसी तरह की खैर की तवक्को ना रखें, बाकी जिसको मर्जी वोट देते हैं ये लोग। ठीक है डॉक्टर साहब, आप वन लाइनर जरा ऐड करें, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। वन लाइनर में यही कहूँगा कि दो बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी आप पिछले 45 साल में मजमूई हुकूमत देख लें, उसमें से 20 साल तो जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत रही है। तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि इन दोनों इसका मैं जवाब दूंगा, तबाह कर इसका मैं जवाब दूंगा, उसके बाद स्वीपिंग स्टेटमेंट में इसका क्लियर करूंगा आपको। दो ढाई साल में इन पार्टीज को हटाया गया, और उसके बाद जितना कर्जा इन्होंने लिया था इमरान खान ने अपने 4 साल में या पौने 4 साल में, तो उससे कई गुना आगे कर्जों पे ले गए। तो इस तबाही का जिम्मेदार दो पार्टीज को जिम्मेदार करार देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूं। एक चीज कहना कि स्वीपिंग स्टेटमेंट, जनरल ज़िया की जब डेथ हुई थी तो पाकिस्तान पे कर्जा था 9 अरब डॉलर का, और अगले 10 सालों 11 सालों के अंदर वो कर्जा 39 अरब डॉलर का चला गया था। ये दोनों बहन भाइयों ने एक लिहाज से किया था। ठीक है जी, असद साहब, डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अगले टॉपिक पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने बजट के फौरन बाद अगले प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात का फैसला भी किया है। जून को खत्म होने वाले प्रोग्राम से अभी 2 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्ज मिलना बाकी है, जिसके लिए मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो रहा। सवाल हमारा ये है कि क्या नए प्रोग्राम से मौशी इस्तेहकाम आ जाएगा? ब्रिगेडियर साहब, मईशत संभालने का अब को लगता है हुकूमत के पास कोई फार्मूला है? जो पुराना IMF का प्रोग्राम था उसे वहीं पर खत्म किया, मुकम्मल किए बगैर अब नए प्रोग्राम में जाने की तैयारी है। देखें, बात यह है कि ये सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत बुरी हाल है, वी मस्ट अंडरस्टैंड, और ये पूरी कौम को भाव में रखा हुआ है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी।
और यही वो उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा भी है कि आपको चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम लेकर आएँ। इसहाक डार साहब समझते हैं कि ही इज़ द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान उसके बगैर नहीं चल सकता। जिस तरीके से उन्होंने हालात किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने थ्रेट किया है वर्ल्ड बैंक को, और फिर उसके बाद कोई ज़ीरो किस्म की परफॉर्मेंस है। मैं बैठूंगा जहाज़ में तो $10 कम हो गया, और इस वक्त रेट जो जा रहा है तकरीबन $15-20 का फ़र्क है इंटर बैंक और ओपन मार्केट में। तो आप कैसे इस मुल्क की इकॉनमी ठीक कर सकते हैं? बात समझने की, आप हुंडी का कितना एरिया जाएगा कि जो बाहर से भेजेंगे वो क्या बैंक के थ्रू भेजेंगे, हुंडी के थ्रू भेजेंगे? सेकेंड ये कि स्मगलिंग आपके मुल्क में उतनी चल रही है। ये प्रोग्राम आप मुझे बताइए कि अगर जून में ये अनाउंस बजट करने के बाद 30 जून के बाद नए प्रोग्राम में जाते हैं, तो वुड IMF वर्ल्ड बैंक एग्री दे विल स्टिल वेट फॉर न्यू इलेक्शंस, न्यू मैंडेटेड गवर्नमेंट टू कम, और उससे वो मुज़ाकरात करने चाहेंगे जिसको भी पाकिस्तान के अवाम वोट दें। इस पॉलिटिकल गैर इस्तेकाम हालात में वो नहीं आपको देंगे। सेकेंड, वो आर्म ट्विस्टिंग भी आपकी कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन प्रेशर भी है। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान जो नए ब्लॉक की तरफ जा रहा है, आई थिंक यू ऑल नो, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ये एक इंक्लाइन इधर हो रहे हैं। कुछ पे अपने लोकल करेंसी में भी डील चल रही है। CPEC वो नहीं कहते बनाने देना चाहते, वो चाहते हैं इंडियन की हेजमोनिक डिज़ाइन आप एक्सेप्ट कर लें और कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट करें। तो इसकी वजह से वो आपको अंतुष्टि यू थिंक अमेरिकन चाहे तो IMF वर्ल्ड की मजाल है जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है उसको। तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन जो हम नहीं समझ रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने एक वो स्टेप नहीं लिया जिससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए। कितनी दफ़ा बात हो रही, तो ये हालात किसने ठीक करने? सियासतदानों ने इंतहा एक टेबल पर बैठते ही नहीं है। सही है जी आपका पॉइंट। ठीक है। जाहिद साहब, IMF प्रोग्राम से निकलने और नए प्रोग्राम की तरफ जाने की हुकूमत बात कर रही है। नए प्रोग्राम को अगर शुरू भी करता है IMF, तो जाहिर है उन्होंने पहले अपने इंटरेस्ट को आगे रखना है। मईशत किस तरह से संभलेगी, क्या फार्मूला है? देखिए, गवर्नमेंट ने एक रीडिंग दे दी है कि अगर वो चाहते हैं, लगता है ऐसे है कि ये बजट देने के बाद फ़ौरन गवर्नमेंट शायद फ्रेश इलेक्शन के लिए जाना चाहती है, और ये एक अच्छा फैसला होगा कि नई गवर्नमेंट आए और वो बातचीत जारी रखे, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था, इसको जारी रखना बहुत मुश्किल था। और जब डार साहब वापस आए थे मुल्क में, वो समझते थे कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में होगी, मईशत को वो संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जो मुआशी टीम थी, उन्होंने फ्रैंकली इसहाक डार का वो साथ नहीं दिया जो उनके काबिल लोग समझे जाते थे। वो इस वक्त न्यूट्रल होके बैठे हुए हैं, या किसी स्टेज पर वो आकर तनकीद का निशाना बना देते हैं। तो इसलिए इसहाक डार बर्डन और प्रेशर में है और मईशत संभल नहीं पा रही है। मैं एक सिर्फ जस्ट कोट करना चाहूँगा, आप PIA को देख लीजिए, उसका खसारा किसी भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की रन एंटिटी है वो 850 अरब रुपए हो गया है। 750 अरब उनकी लायबिलिटीज़ हैं जो नेशनल कैरियर है पाकिस्तान का, और 88 अरब रुपए का खसारा है। और पिछले 5 साल में जो उनकी लायबिलिटी 275 अरब रुपए हुई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी किसी भी एंटिटी का वो है। तो एक इदारा, इसके अलावा आप स्टील मिल, एक लंबी लिस्ट है। आपका प्रोग्राम भी शायद ख़त्म हो जाए और लिस्ट ख़त्म ना हो, तो ये गवर्नमेंट शायद समझ रही थी। तो मईशत इस बजट के बाद मैं कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, और ये कलेक्टिव अप्रोच देनी होगी गवर्नमेंट को भी और नए सियासी सेटअप को भी। असद महमूद साहब, मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मईशत का ताल्लुक सियासी अदम इस्तेहकाम से है, और उन्होंने कहा कोई बटन नहीं है जिसको दबाकर मईशत को ठीक कर दिया जाए। तो फिर किस तरह से मईशत ठीक होगी? ये तो देखे ना, क्योंकि हम जिस प्रोग्राम में भी बैठे होते हैं तो सबसे ज़्यादा शामत यानी कि पॉलिटिकल लोगों की आती है, और वी राइटली सो, बिकॉज दे आर द वन हु आर रनिंग दिस कंट्री। बट एट द सेम टाइम ये सोचने की भी बात है कि ये इस वक्त जो हमारी इतनी बुरी हालत है, तो ये 15 महीने के अंदर क्या सिर्फ PDM की जिम्मेदारी थी कि इस लेवल पे हम ओवरऑल कंट्री को देखते हैं या फाइनेंसेस को देखते हैं या इतनी बुरी हालत देखते हैं? नो, नॉट एट ऑल। पिछली जितनी हुकूमतें थी, 23 प्रोग्राम हम कर चुके हैं इसके IMF के। सो दैट मीन कि उन 23 प्रोग्रामों के अंदर जितनी भी हुकूमतें थी उसमें मिलिट्री गवर्नमेंट्स की थी। अदर दैन दैट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के होते जो उनका 9 साल का टेन्योर था, उसके अंदर वो कर्ज़े को 39 अरब डॉलर से 34 अरब डॉलर पे उन्होंने छोड़ा, और IMF से वो क्लियर हो गए थे। अदर दैन दैट मैं समझता हूँ ये जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आज हम इतनी बुरी हालत के अंदर मौजूद हैं। देखें ना आप, इट्स सो अनफॉर्चुनेट
IMF का आप ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, उसके डोनर्स कौन से हैं या उसके हिस्सेदार कौन से, उसमें अमेरिका आता है, चाइना भी आता है, यूरोपियन यूनियन के लोग, इंडिया तक आता है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जाते हैं ना उनके सुनिए ना, जो एक्सटर्नल फोर्सेस काम करी, देखें इस हुकूमत ने, हम ठीक है सागडार के बारे में बड़ी बातें करते हैं, बट एक ये तो देखने की बात है ना, सारा बोझ हम पाकिस्तानियों पे आया। इस हुकूमत ने तो जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ थी वो सारी की सारी फुलफिल की ना। सो बेसिकली इट इज़ IMF टू बी ब्लेम्ड कि उन्होंने हमें डिच किया, हम पाकिस्तानियों को, हमारी गवर्नमेंट को तो ठीक है ना, जाया करें IMF प्रोग्राम को छोड़। यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, वाई इट इज़ सो, बिकॉज इस वक्त अगर आप 4.2 या 4.5 बिलियन के साथ बैठे हुए हैं और अगले साल जून तक बजट तो आता है आपका, तो आपने कोई 25 अरब डॉलर रिटर्न करने हैं, अनलेस के आप IMF को साथ नहीं लेके चलते और उसके साथ इस तरह के दूरस मईशी इक़दामात नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हम देखते हैं कि जब इलेक्शन से पहले जो हुकूमत जाने वाली होती है वो इलेक्शन पे इतना पैसा लगा जाती है, आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर जाती है, फिर वो कहते हैं हमें मईशत ही ऐसी मिली है। क्या हाल देख रहे हैं आप? भाई इनकी जब इन्होंने हुकूमत ली थी, कारकर्दगी तो इनकी ज़ाहिर है साल भर में बहुत ख़राब रही है, लेकिन कम से कम एक चीज़ का क्रेडिट इनको देना पड़ेगा कि इन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बहरहाल किसी तरह से बचाया। अब उस बचाने के चक्कर में आवाम पे जितना बोझ पड़ा है, महंगाई का, डॉलर जो है वो 150 से 300 तक ये ले गए, अब 10-15 रुपए नीचे आया है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा है। अब एक तो ये स्ट्रेटेजी थी इनकी कि दिवालिया होने से बचाना है, उसमें ये किसी तरह से कामयाब हुए, गो के इसमें आवाम की कमर टूटी। दूसरी इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि किसी तरह से ये IMF का से जो डील करनी है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर तबाकुन होगी, उसको आगे ले जाएं, और वो शायद ये चाहते हैं कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके सर में पड़े। अब ये बजट देने के बाद ज़ाहिर है अब इनको इलेक्शन में जाना है, महीने 2 महीने तो ये किसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन जो 3 महीने का पीरियड आएगा केयरटेकर गवर्नमेंट का, वो 3 महीने भी केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए गुजारने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और ये सूरत हाल वैसे ये मुझे याद है चंद्रशेखर की हुकूमत होती थी 1990 में इंडिया में, उसकी भी 6 महीने हुकूमत रही, कोलिशन गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको जो है अपना गोल्ड वहां से फ्लाई करना पड़ा था इंडिया से, जो उन्होंने भेजा और बैंकों में भेज के पैसे लिए थे। तो ये केयरटेकर गवर्नमेंट पर सारी बात आएगी, ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि नून लीग को इसका नुकसान होगा। और IMF का जब तक के कोई पैकेज आपको मिले नहीं, या तो चीन से पैसे मिले या पैकेज मिले, हुकूमत अपने आप को बचाना चाह रही है, लेकिन उसको फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही होगा इसका। सही है, आपका पॉइंट आ गया मुझे और मेरे मेहमानों को इस प्रोग्राम से दीजिए। अल्लाह के बाद